अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फोरसाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अब्बास। आलमी मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश के लिए इंडोनेशिया के जजीरे बाली में G20 वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ, जिसमें दुनिया के अमीर तरीन और सबसे ज़्यादा तरक्की पजीर ममालिक यूक्रेन में रूसी जंग और उसके आलमी असरात से निमटने के लिए मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने रूस से कहा कि वो यूक्रेन को अपना अनाज दुनिया के दीगर मुल्कों में भेजने की इजाज़त दे। इंडोनेशिया की वज़ीर ख़ारजा रेटो मरसोदी ने जब तकरीर शुरू की तो उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो जंग को ख़त्म कराना और मैदान जंग की बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर इख्तलाफात को दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है। इस इजलास में शिरकत के लिए रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव भी बाली पहुंचे थे, मगर बाद में कहा गया कि वो G20 इजलास की बाकायदा नशिस्तों में हिस्सा नहीं लेंगे। सरगेई लारोव ने बाली से रवानगी से कबल सहाफ़ियों को बताया कि वो अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन से मिलने के लिए उनके पीछे पीछे नहीं दौड़ते फिरेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर मगरबी ममालिक को ये उम्मीद है कि वो रूस को मैदान जंग में शिकस्त देने के लिए यूक्रेन की मदद करेंगे, तब तो हमारे लिए मगरब के साथ बातचीत की कोई ज़रूरत ही बाकी नहीं रह जाती। नाजरीन, ये तो हो गया G20 वज़राए ख़ारजा के इजलास का कुछ अहवाल। अब कुछ तस्करा हो जाए बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की काबीना के वज़रा के एक के बाद एक इस्तीफ़े का, और फिर बोरिस जॉनसन भी अपने ओहदे और साथ ही साथ कंजर्वेटिव पार्टी के ओहदे से भी दस्तबरदार हो गए। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ब्रेग्जिट का फैसला और फिर बरतानिया में 40 साल में पहली बार इतनी ज़्यादा महंगाई का बढ़ जाना, इन दो वजूहात ने बोरिस जॉनसन के लिए मुश्किलात पैदा की और बिलाखिर उन्हें वज़ीर आज़म के मनसब के साथ साथ कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराही से भी मुस्ताफ़ी होना पड़ा। बहरहाल, आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे माहिर आलमी उमूर प्रोफेसर ताहिर मलिक और लंदन से सीनियर सहाफ़ी और वॉइस ऑफ साउथ एशिया के ब्यूरो चीफ मुकीम अहमद। इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पहले बात करेंगे G20 वज़राए ख़ारजा इजलास पर। माहिर आलमी उमूर प्रोफेसर ताहिर मलिक ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। ये बताइए कि आपकी नज़र में कौन से अहम इशूज़ हैं जो इस वक्त G20 फोरम पर ज़ेर बहस हैं, और वो कौन से मसाइल हैं जिन्हें हल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये इजलास यूं तो हर दफ़ा बड़ा समिट अहम होता है, लेकिन इस दफ़ा इसकी जो मानवीयत है वो इस वजह से भी है कि जो ग्लोबल चैलेंजेस दो हैं, एक तो कोविड की वजह से इकोनॉमी पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट आया, और इकोनॉमिक रिकवरी कैसे हो, ये चाइना का सबसे ज़्यादा इस पे एम्फेसिस है। और दूसरा जो अहम मसला है, सब ज्यादा जो नंबर 1 पे आया हुआ है, वो रशिया की यूक्रेन के खिलाफ जंग है। तो उसको जो G20 कंट्रीज हैं उनके अंदर, समिट के अंदर ज्यादातर वेस्ट की रिप्रेजेंटेशन है, इसमें यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जो फर्स्ट वर्ल्ड कहलाती है, उसके अंदर एक कॉन्सेंसस है कि रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस की वजह से इकोनॉमी पे बड़ा इम्पैक्ट आया और एनर्जी का एक क्राइसिस भी आया। तो उसके लिए जो वहाँ पे अभी तक की जो तफसीलात आई हैं कि एक डिसएग्रीमेंट है, एक डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है रशिया और अमेरिका के बीच। फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर एक तफरीक हमें नजर आ रही है रशिया यूक्रेन वार वजह से, जो पहले गो थी लेकिन इस शक्ल में नहीं थी, अब वो तफरीक ज्यादा वाज़े हो गई है। तो इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है, जो डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, ये बहुत बड़े आलमगीर मसले। दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, वेदर तब्दील हो रहा है, और उसकी वजह से जो डिजास्टर है, और वो पूरी दुनिया में इस वक्त देख लें कि जो मौसमियाती तब्दीली हैं उनकी वजह से एक बौरानी कैफियत है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, फ्लड्स हैं और चीजें, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। लेकिन जो हाईलाइट होगी चीज, जो डोमिनेट की है, वो सब ज्यादा रशिया और यूक्रेन की बार है। बाकी इश्यूज जो हैं वो साइड लाइन पे चले गए। ज्यादा फोकस होना चाहिए था कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी कैसे होगी, आलमी मईशत रिसेशन से कैसे निकलेगी पोस्ट कोविड, और कैसे जो है हम क्लाइमेट के बहरान से निकलेंगे। ताहिर मलिक साहब, आपने भी देखा होगा कि G20 इजलास में शिरकत के लिए रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव पहुंचे तो ज़रूर, लेकिन फिर इजलास में शिरकत नहीं की। तो क्या वजूहात हो सकती हैं जिस मकसद से सरगेई लारोव इंडोनेशिया गए थे वो मकसद पूरा न कर सके और बग़ैर इजलास में शिरकत किए वापस चले गए?
उनको ये था कि ये एफर्ट जो रशियन पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें अग्रेसर स्टेट डिक्लेयर किया जा रहा है, तो इस सूरत हाल में वहाँ हमें रहने का कोई फायदा नहीं है, जबकि ये एक सारा एजेंडा है। रशिया एक अकेला मुल्क था और जिसको कुछ हद तक आप कह लें कि इंडिया और चाइना की सपोर्ट है, लेकिन वो भी इतनी खुल के वो उनकी सपोर्ट हासिल नहीं थी। तो इससे वो होना तो ये चाहिए, मेरे ख्याल है कि जो एक फेलियर है डिप्लोमेसी का फेलियर, पहली शक्ल में तो जंग होनी नहीं चाहिए थी, जंग इंतहाई इकदाम है। इस क्राइसिस को वेस्ट और रशिया दोनों रिजॉल्व करने में नाकाम रहे। अब जब जंग हो गई है तो जंग बंदी इस समिट के जरिए या तशवीशनाक बात थी, तो इसके लिए इस क्राइसिस को रिजॉल्व करते और रशिया को एंगेज करते, एंगेजमेंट के जरिए कोई ऐसे जंग बंदी पे पहुंचते कि जहां यूक्रेन और रशिया के माबैन जो जंग बंदी है वो होती और कोई अमन मायदे की शक्ल में एक एलामिया जारी होता, लेकिन इस गोल की जानिब ज्यादा एफर्ट नहीं की गई। सर, इससे पहले भी गुज़िश्ता माह नेटो समिट को देखा जाए या G7 ममालिक के इजलास की बात करें तो वहाँ भी रूस और यूक्रेन का मामला बहस के लिए सर फहरिस्त रहा, लेकिन वहाँ भी मुश्तरका हल तलाश करने के बजाय इजलास की सारी तवज्जो रूस पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने पर मरकूज़ रहीं। अब जो इजलास हुआ इसमें भी आलमी मसाइल को पसे पुश्त डालकर महज रूस और यूक्रेन की जंग को ही मौजू बनाया गया, तो आपको नहीं लगता कि आलमी मसाइल को नज़रअंदाज करके मुश्तरका हल निकालना शायद मुमकिन नहीं होगा? जी बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंस है परसेप्शन का। यूरोपियन कम्युनिटी चाहती है कि हल निकले। ब्रिटेन कुछ आप अगर इसमें देखें तो उनका इस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी रिजाइन किया है, तो कोई मरबूत पॉलिसी हमें नहीं दिखाई दे रही और वो तारीखी तौर पे भी इसके साथ रहे हैं, अमेरिका के वो इत्तेहादी रहे हैं। लेकिन फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के दीगर जो ममालिक हैं वो ये चाहते हैं कि इसको, क्योंकि उनकी रिलायंस जो है सैंक्शंस के बावजूद, उनकी जो डिपेंडेंस है रशियन एनर्जी सेक्टर पे वो बहुत ज्यादा है, और वो चाहते हैं कि इसकी जो इकोनॉमिक फॉल आउट है जंग के नतीजे में उसमें वो उससे महफूज रहें। तो हमें थोड़ा सा ये डिफरेंस ऑफ परसेप्शन नजर आ रहा है, लेकिन इसमें फैसला साज जो कुव्वत है वो अमेरिका की है, वो यूरोपियन कम्युनिटी की नहीं है। तो लेकिन इसमें मेरा ख्याल ये है कि चाइना को, इंडिया को और यूरोपियन कम्युनिटी को मौसर रोल प्ले करना चाहिए था। ताहिर साहब, G20 ममालिक के इजलास में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने चीन के साथ रवाबित बहाल करने की कोशिश की, तो क्या लगता है इस कोशिश के ताल्लुकात में बहाली मुमकिन है या जिन बुनियादों पर कशीदगी में इजाफा हुआ वो ख़त्म हो सकेंगी? जी बिल्कुल, अगर आप ये देखेंगे चाइना इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जो की पॉलिसी में थोड़ा शिफ्ट आया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट है उसका एक मेजर चंक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का चाइनीज इन्वेस्टमेंट, ऑस्ट्रेलियन मिडिल क्लास वहाँ प्रॉपर्टी ले रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, और उनके सर्विसेज सेक्टर में, हेल्थ और एजुकेशन में चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वहाँ स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर में उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और एशिया पैसिफिक के हवाले से उन्हें पता है कि चाइना एक राइजिंग इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, उसे वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके पसे पुश ये है, और दूसरा वो चाहते हैं कि इस वक्त अगर आप अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं तो चाइना में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से अमेरिका खुद चाइना में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसा ये कोई क्लैश नहीं है। तो लिहाजा उनकी भी जो पॉलिसी है वो गैर रवायती पॉलिसी है, और इसके अंदर वो अपने ज्यादा एंगेजमेंट वो चाइना के साथ चाहते हैं। मलिक साहब, यूक्रेन की तरफ से अनाज की यूरोपीय ममालिक तक तरसील की मअतली भी एक बड़ा मसला बनता जा रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन को अनाज दीगर ममालिक भेजने की इजाज़त नहीं दे रहा। तो इस मामले पर जो बहस हुई है, या ये कह लें कि रूस को मनाने के लिए जो थोड़ी बहुत कोशिश की गई वो कितनी मौसर साबित होगी, और क्या रूस G20 ममालिक की तमाम तर शराइत को कबूल कर सकता है? जी, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है और इसमें हमें UN और जिस तरह G20 है ये भी मौसर किरदार अदा करते दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरा इसमें रशियन एफर्ट यही है कि अमेरिका के साथ उसकी डायरेक्ट एंगेजमेंट हो, मामला तय हों, उसको कुछ सिक्योरिटीज दी जाएं यूक्रेन के हवाले से, और नेटो की कोई सिक्योरिटी गारंटीज हो यूक्रेन के हवाले से, तो फिर ये इशू हल हो सकता है। इस वक्त ये मसला जो यूक्रेन का, ये ईगो का मसला है अमेरिका और रशिया के दरमियान। इसका इम्पैक्ट दूसरी दुनिया पे क्या आ रहा है, इससे दोनों मुल्क बिल्कुल बेनियाज हैं।
असर इस मामले में आप अमेरिका का किरदार किस तरह देखते हैं? एक तरफ नेटो ममालिक यूक्रेन को असलहा फराहम कर रहे हैं और साथ ही रूस से जंग बंदी का मुतालबा भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दोनों फरीकैन के साथ बराबरी का सलूक रखे बगैर जंग बंदी मुमकिन हो सकेगी? मुमकिन जल्दी इसलिए नहीं नजर आ रही। बिल्कुल सही आपने सवाल में बताया कि लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। एक कन्फ्रंटेशन है, कंपटीशन है, राइवलरी है, इसके अंदर लचक का मुजाहरा होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। और ये अगर सेंसिटिविटीज देखी जाती, समझी जाती, रियलाइज की जाती तो जंग तक नौबत न आती। तो इसमें रशिया का भी बड़ा कसूर है कि उन्होंने एक इंतहाई इकदाम उठाया और मामलात को जंग की तरफ ले गए। और यूक्रेन की लीडरशिप का भी कसूर है कि उन्होंने रशियन सेंसिटिविटीज जो हैं तारीखी तौर पे वेस्ट के हवाले से, यूक्रेन के लीडर हमेशा बैलेंस करते रहे रशिया के सेंसिटिविटीज को और वेस्ट की जो उनको एम्ब्रेस था या वेस्ट की वहाँ इंटरेस्ट हैं, दोनों को बैलेंस करते रहे। ये लेकिन ये पहला मौका है कि उनके लीडर बैलेंस नहीं कर सके। और अमेरिका की भी गलती है कि उसने इस इशू को नेटो के जरिए हल नहीं किया। तो अब ये है कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ रहा है वो अमेरिका से लेके यूरोप, तमाम आलमी मईशत इसके लपेट में आ चुकी है। मलिक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि सारे मामले में आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है आपको? मेरा ख्याल ये है कि रियलाइज करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो एक ऐसी चीज है कि जिसको बड़ी अहमियत दी जाती है वेस्ट में और देनी भी चाहिए। तो इकोनॉमिक फॉल आउट इनको कंपेल करेगी कि कोई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। इस वक्त जो प्राइस हाइक हो चुकी है, जो इन्फ्लेशन फूड हो चुकी है, जो गैस प्राइसेस हैं वो हाईएस्ट हैं और इसके इम्पैक्ट दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन मईशतों पे भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर आलमी उमूर प्रोफेसर ताहिर मलिक हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के मुस्ताफ़ी होने पर। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर खुशामदीद। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के ओहदे और पार्टी सरबराही से मुस्ताफ़ी होने के मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लंदन में वॉइस ऑफ साउथ एशिया के ब्यूरो चीफ मुकीम अहमद ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुकीम साहब। सारी सूरत हाल आपके सामने है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन चंद रोज़ कबल ही अपने ओहदे और पार्टी की सरबराही से मुस्ताफ़ी हुए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नया पार्टी सरबराह मुंतखब होने तक बोरिस जॉनसन ही बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ की अंजाम दही पर मामूर रहेंगे। क्या वजूहात रही होंगी कि बरतानवी वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होना पड़ा? ये इनका जो दौरे हुकूमत था वो जो है मुश्किलात का शिकार ही रहा। उनको स्कैंडल्स ने ही घेरे रखा। जो पार्टी गेट एक स्कैंडल के नाम से एक इशू चला आ रहा है, वो कोविड के दौरान उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर पार्टी हुई, लॉन में या गार्डन में। उसमें शराबनोशी की महफिलें हुई, जिससे पहले उन्होंने इनकार किया। उसके बाद वो पीसीस में इंफॉर्मेशन लीक होती गई, कुछ दस्तावेजात सामने आ गई, फिर उसके बाद कुछ तस्वीर सामने आ गई कि जिसमें वो शामिल थे, वो शराबनोशी कर रहे थे। इनके कल्चर में शराबनोशी कोई मसला नहीं है, लेकिन अवामी इमेज जो था लीडरशिप का, वो ये होना चाहिए था बरतानवी शहरियों की नज़र में कि जब हम लॉकडाउन में हैं, हम किसी शादी ब्याह या तदफीन तक में नहीं जा रहे, तो आप और लॉकडाउन है सारी दुनिया के लिए, तो वज़ीर आज़म के दफ्तर में कैसे पार्टी हो सकती है? तो उसको उन्होंने दबाने की बड़ी कोशिश की। वो बार बार पीसीस में स्कैंडल सामने आते रहे, एक के बाद एक। उस पर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट थी। एक पॉइंट तो ये आ गया था कि शायद वो उस वक्त इस्तीफा दे देते, इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया था। लेकिन इस दौरान ये रूस और यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई। फिर यहाँ पे भी उनके जो सियासी मुखालिफिन है, वो इसमें भी उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है और जो उनका कंट्रीब्यूशन है रशिया के खिलाफ, वो सरप्राइजिंगली अमेरिका के बाद कोई नेशन या कोई सरबराह मुमलिकत सबसे ज्यादा एक्टिव था, वो बोरिस जॉनसन थे। अब इनके सियासी मुखालिफिन ये कह रहे थे कि इन्होंने तवज्जो हटाने के लिए ये यूक्रेन वाले हवे को हवा देनी शुरू कर दिया और एक तहाशा इमदाद भी दी यूक्रेन को। उन्होंने यूक्रेन का दौरा भी किया, इनके वज़रा भी गए और वहां जाके उन्होंने हालात हाजरा को और जो हालात थे मैदान जंग के वो खुद देखे।
उसको बड़ा हाईलाइट किया। तो इनका दौरे हुकूमत जो है, फिर एक दफा ये भी मसला आ गया था कि उन्होंने जो सरकारी रिहाइशगाह है उसकी रेनोवेशन या जो आप तज़ीनो आराइश कहते हैं उस पर बजट से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए थे। अब ये इनके यहाँ एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जी उनकी इंटाइटलमेंट है, हालांकि इंटाइटलमेंट वो करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वो सादगी का माहौल से बढ़कर उनकी वाइफ ने कहीं खर्चा कर दिया था। उसकी फिर उनको अपनी जो जायदादें हैं उनमें से एक को रीमॉर्गेज कराना पड़ा ताकि वो इसके पैसे अदा कर सकें। सरकारी खजाने से फिर वो अदायगी नहीं हुई थी, लेकिन वो स्कैंडल बन गया था। जी मुकीम साहब, फिलहाल तो बोरिस जॉनसन पार्टी क़यादत से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक ओहदे पर भी मौजूद हैं। आप बताएं कि नए वज़ीर आज़म की दौड़ में कौन कौन शामिल है और क्या नज़र आ रहा है कि अगला वज़ीर आज़म कौन मुंतखब होगा? 5 से 7 आदमी के नाम गर्दिश में है। एक बेन वालिस से मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि जी मैं उम्मीदवार नहीं। उसके अलावा इनकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं लिज ट्रस्ट, उनका नाम भी गर्दिश में है, बड़ी वोकल खातून है। लेकिन जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो यानी जो एशियन अक़वाम के जानिब से अगर कोई चीज़ बहुत ही क्या कहते हैं तवज्जो का मरकज़ होगी, वो ये होगी कि क्या कोई किसी और रंग का आदमी या किसी और कौमियत से ताल्लुक रखने वाला आदमी क्या सरबराह मुमलिकत होगा बरतानिया का। इस पर कई सालों से शर्तें लगाई जा रही थी। इस वक्त जो है 2 नाम हमारे पाकिस्तानी नाजरीन के लिए बहुत ही इंटरेस्ट के हामिल हैं। एक है ऋषि सुनाक, जो उनके वजीर खजाना थे इनकी काबीना में। ही वाज द फर्स्ट वन जिसने रिजाइन किया था इनकी काबीना में से अभी हालिया दौर में। और चंद मिनट के बाद एक और साहब ने जो उनके वजीर सेहत थे, जिनके वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर से है, वो है साजिद जावेद। तो दोनों जो हैं वो एशियाई बैकग्राउंड के हामिल हैं, या उनके पेरेंट्स जो हैं यानी ऋषि सुनाक के पेरेंट्स इंडिया से हैं, उनकी ससुराल इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिली है, उनकी बेगम का बहुत बड़ा कारोबार है यूके में भी। इसी तरह साजिद जावेद हैं, उनके वालिद साहब बस में कंडक्टर थे और उन्होंने बड़े ही मुश्किल हालात में तरक्की करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये ब्राइट स्टार्स पॉसिबल हैं। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन अभी की मतलब मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, कंजर्वेटिव के काफी रहनुमाओं ने ऋषि सुनाक की जानिब झुकाव का इजहार किया है। देखिए अब ये है कि हो सकता है कुछ टाइम लग जाए और हो भी सकता है कि कोई ट्विस्ट या टर्न आ जाए। तो फिलहाल यही है, 5-7 नाम हैं जिसमें से ऋषि सुनाक इस वक्त जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ उनकी तरफ झुकाव कुछ ज्यादा महसूस हो रहा है। लेकिन साजिद जावेद जिनका वालिदैन पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन है, उनका नाम भी गर्दिश में है। जी मुकीम साहब, बरतानिया के लिए ब्रेग्जिट एक बहुत बड़ी तब्दीली रही और बोरिस जॉनसन इसके मरकजी किरदार के तौर पर नजर आए, लेकिन बहुत से बरतानवी शहरी ब्रेग्जिट के खिलाफ रहे। फिर ब्रेग्जिट ही की वजह से बरतानिया की मुआशी मुश्किलात में भी काफ़ी इजाफा हुआ। क्या बोरिस जॉनसन के खिलाफ ब्रेग्जिट फैसले को इस्तेमाल किया गया होगा और उन पर इसका प्रेशर आया कि वो इस्तीफा दे दें? जी पार्शली ये भी एक इशू है कि कुछ फीसद लोग जो हैं वो यही समझते हैं कि ये ब्रेग्जिट की वजह से जो मुआशी मुश्किलात आ रही हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में रेड टेप आ गया है, क्योंकि अब आपको तलाशी लेना पड़ती है, खाने पीने के अशिया आप ले जा नहीं सकते, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, पेपर वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज जो हैं एज ए थर्ड नेशन अप्लाई होती हैं बरतानिया पे। ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस आ गई, फिर वीज़ाज में अब मुश्किलात आएंगी कि वो कुछ कंट्रीज फीस लगाना चाह रहे हैं, कुछ ने मतलब उनकी गाड़ियों की तलाशी शुरू कर दी है। तो लोग इससे वाकई खुश नहीं है और ये एक एलिमेंट है जिसे कंसिडर किया जा रहा है। इससे रिलेटेड एक और चीज है, जो ब्रेक्सिट नेशंस हैं 27 ममालिक का ब्लॉक, वो भी इनसे खुश नहीं था क्योंकि इन्होंने बड़ी हैवी हैंडेड अप्रोच रखी और उनके साथ बड़ी जैसे कहते हैं कि हैगलिंग कह लें इंग्लिश में, और उर्दू में वो आप कहते हैं ना सौदेबाजी, जो हर बात में अटकना और हर तरफ इन्होंने उनके साथ एग्रेसिव तरीके से टॉक की, तो वो भी खुश नहीं है और वो भी सूखा सांस ले रहे हैं अखबारी इत्तलात के मुताबिक। जी अच्छा, ये बताएं कि गुज़िश्ता माह नेटो और G7 ममालिक का इजलास हुआ और दीगर ममालिक के सरबराहान की तरह बोरिस जॉनसन भी रूस और यूक्रेन के मामले में बात करते हुए सर फहरिस्त नजर आए। अब रूस का जो रद्द अमल सामने आया है और यूक्रेन को जैसे धचका पहुंचा है, तो इस बात का कितना इम्कान है कि आइंदा आने वाले वजीर आजम भी ऐसे ही हिमायत जारी रखेंगे? ये बड़ा
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा मुस्तकबिल में। लेकिन ये है कि बरतानिया चूंकि अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा है, वो अमेरिका का सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंट अलाई है, यूं कह सकते हैं। तो पॉलिसी शायद चेंज ना हो, ये हो सकता है कि वो जिस तरह जो मीडिया सर्कस ये कर रहे थे अपने इन स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए, शायद वो अगर नया कोई लीडर आएगा तो वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा, क्योंकि रशिया बरतानिया से खुश नहीं था। उन्होंने तो बाकायदा लंदन के ऊपर एटम बम मारने की धमकी दे दी थी, और वो तो टाइम नोट करके बता रहे थे कितने सेकंड लगेंगे हमें उड़ाने में। तो इन्होंने मतलब रशिया को भी नाराज बात से ज्यादा किया हुआ था कि अमेरिका से ज्यादा ये शोर मचा रहे थे। इनका तो मसला ये था कि स्कैंडल से मैं कैसे तवज्जो हटाऊं लोगों की और जंग की तरफ लोगों का ध्यान रहे, मुझे भूलें। लेकिन यह है कि वो मीडिया और सोशल मीडिया कुछ भूलने नहीं देता है। आप जी सर, महंगाई का इस वक्त पूरी दुनिया को सामना है, लेकिन बरतानिया में हालिया महंगाई के सबब बड़े पैमाने पर एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्या इस सूरत हाल से भी दबाव आया होगा बोरिस जॉनसन पर कि वो मुस्ताफी हों? जी, ये भी, क्योंकि वो जो सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है वो उसमें उन्होंने इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की, लेकिन इससे यानी मेहनत टास्क था जिसे आप कह सकते हैं। तो उसको वो फुलफिल करना, हर एक की तवक्कुआत पे पूरा उतरना आजकल के दौर में किसी भी आलमी लीडर के भी बस में नहीं रहा है। और ब्रेक्सिट के बाद चूंकि इनकी भी इकोनॉमी को जख्म पहुंची, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नुकसान हुआ और अल्टीमेटली जॉब्स गई, तो लोगों का इन्हिसार जो था वो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर था, जो हुकूमत की जानिब से कुछ हैंड आउट्स दिए जाते हैं आपको कि अगर बेरोजगार है कुछ आपको खर्चा मिल जाता है, बीमार हैं तो कोई इलाज मुआवजे का हिसाब किताब हो जाएगा वगैरह वगैरह, इस किस्म की जो है। लेकिन अवामी तवक्कुआत इससे ज्यादा है। और दूसरा ये हो गया इससे रिलेटेड बात कि फ्यूल की प्राइसेस ने बड़ा गरक कर दिया। 450% से ज्यादा इजाफा हो चुका है में गैस में और घरेलू सार्फिन के लिए बिजली में। अब आप इमेजिन कीजिए 450% एक बहुत बड़ा फिगर है। तो वो लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी इशू हुई, खास तौर पे जो बूढ़े लोग हैं उनको तो 24 आवर हीटिंग चाहिए होती है। अब वो बेचारे तो अपने खाने से रह गए कि उनके लिए बिल पूरा करना मुश्किल हो रहा है। अगरचे हुकूमत ने वो उसमें भी कुछ सपोर्ट देने की कोशिश की कि जो माजूर हैं, जो हाउस बाउंड घरों में हैं या बीमार हैं, लेकिन वो उसके जो प्रोसेस है उसमें भी डिले आ गई। कभी कंप्यूटर को ग्लिच आ गई, कभी जो है वो सिस्टम क्रैश कर जाता है कि इतनी एप्लीकेशंस ऑनलाइन आ गई कि वो हैंडल नहीं कर सका सिस्टम। तो दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। लेकिन यह है कि ये सारे अवामिल मिल के उनका क्रियाक्रम कर गए। जी मुकीम साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि जैसा कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में बोरिस जॉनसन के ट्रंप से खासे रवाबित थे और उनकी आदात में भी मुमासलत पाई जाती थी, अब ट्रंप की ही तरह बोरिस जॉनसन को भी हजीमत के बायस मुस्ताफ़ी होना पड़ा, तो क्या ऐसा कहना दुरुस्त होगा कि बोरिस जॉनसन का अंजाम भी ट्रंप की ही तरह हुआ? ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है कि कई चीजों में मुमासलत जरूर थी इनकी ट्रंप के साथ। एक तो इनके भी यूटर्न मशहूर थे हमारे इमरान खान की तरह कि कभी बात ये कुछ कहते थे और निकलती कुछ और थी। और उसके अलावा मतलब कभी वो ऐसे ऐसे दावे कर देते थे कि जो ना पूरे हो सकते थे या ना जो कंप्लीट भी नहीं हो सकते थे। तो इनकी रिजेबलेंस जो है वो अपना डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत ज्यादा देखी गई। फिर इनका मसला ये था कि ये भी एक बड़ी ही नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से सियासत में दाखिल हुए। तो ये भी कॉमेडियन थे और उसके बाद ये लंदन के मेयर बन गए इत्तफाकन। और फिर लेकिन यह कि काफी अर्सा ये रहे और उसके बाद वजारत उज़्मा संभाल ली, तो उस पर भी काफी एतराज होते थे। और फिर यह है कि उनका एक हेयर स्टाइल है दुनिया भर में, वो भी उसके लिए भी मशहूर है, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप का भी हेयर स्टाइल इसी तरह था कि वो भी घंटों लगा के उसको कुछ सेट वेट करते थे। और इनका ये है कि वो बाल बिखरे हुए मिलेंगे कभी भी किसी भी तस्वीर में, कभी आपको वो जिसे कहते हैं कि वेल ग्रूम्ड हेयर नहीं मिलेंगे। तो ये एक लाइटर नोट पे बात आ गई। बहरहाल काफी रिजेम्बलेंस भी थी, काफी अच्छा इनका ताल्लुक भी रहा। लेकिन अब यह है कि रेपो बिल्डिंग हर लीडर की, हर कौम की थोड़ा टाइम लेती है। लेट्स सी कि हु कम्स अप, क्या कोई नेक्स्ट आदमी जो बाइडेन से अच्छी रेपो पीरियड बना लेगा, या किसी ने हो सकता है किसी स्टेज पे जो बाइडेन से पहले कई मुलाकातें की हों या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मुलाकातें हुई हों या प्रीवियसली दे हैव वर्क टुगेदर, तो वो चीज पे इजी हो जाती है। अब ये देखने वाली बात है कि कौन लीडर ऑफ द नेशन बनेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया लंदन से हमारे ब्यूरो चीफ मुकीम अहमद हमें बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के मुस्ताफ़ी होने की क्या कुछ वजूहात रहीं और मुस्तकबिल करीब में मुमकिन तौर पर नए वज़ीर आज़म और पार्टी सरबराह के इंतखाब से मुतालिक खासी तफसील से आगाह कर रहे थे। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। प्रोग्राम टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।